नमस्कार किसान भाइयों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे खास अंक कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है सब्जियों में रोग एवं कीट प्रबंधन। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश अहिरवार जी। आज आप डॉक्टर साहब से जानेंगे कि सब्जियों में कैसे रोग का प्रबंधन करना है, कीट का प्रबंधन करना है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल। तो अभी देखिए कि वर्तमान में हमारे जो किसानों के खेत पर कौन कौन सी सब्जियां जैसे लगी मैं बताना चाहता हूं। मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, भिंडी है, कद्दू है, करेला है, गिलकी है, लौकी है। ये सभी किसान भाइयों के खेत पर वर्तमान में लगी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे हम टमाटर की यदि हम बात करते हैं तो टमाटर में प्रमुख रूप से कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका हम क्या निदान करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो टमाटर में प्रमुख रूप से जो हम बात करते हैं, जो कीट हैं, अपन इल्ली की बात करते हैं। इल्ली का पहचान कैसे करेंगे? यदि हम खेत पर जाते हैं और टमाटर के पौधे को देखते हैं, यदि पत्ती हमारी कटी फटी दिखाई देती है, यदि आपका पत्ती जो है एकदम सही नहीं है, यदि उसमें छेद दिखाई देते हैं या कटी फटी दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए उसमें इल्ली का प्रकोप हुआ है। तो इल्ली के नियंत्रण के लिए हमको क्या कार्य करना है, इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ निदान जो है हम जैविक भी कर सकते हैं, उसका भी हम जानकारी कर लेते हैं। बिल्कुल। कुछ रासायनिक भी करते हैं, उसका भी जानकारी कर लेते हैं। और मैकेनिकल यांत्रिक भी करते हैं, उसका भी हमको जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो यांत्रिक कैसे निदान करना है, इसका कैसे हम कर सकते हैं। तो यांत्रिक के रूप में हम जैसे हम अपने खेत में जाते हैं तो आजकल बाजार में सोलर ट्रैप भी उपलब्ध है, जिसको हम सौर प्रपंच बोलते हैं, और लाइट ट्रैप भी उपलब्ध है, जिसको हम प्रकाश प्रपंच कहते हैं। तो दोनों विकल्प हैं। लाइट प्रपंच में हम कैसे पहचानेंगे? जैसे यदि मान लीजिए बाजार में आपको नहीं भी लेना है तो हम उसको बना भी सकते हैं। हम खेत पर जाएं और अपने खेत पर एक बल्ब लगा लें। बल्ब के नीचे एक जो भी आपका बर्तन हो, चाहे वो आपका तसला हो या आपका बाल्टी हो, कुछ भी हो, उसमें पानी का घोल उसमें बना लें। और पानी के घोल के साथ में यदि आपके पास कोई भी कीटनाशी दवा है, तो कोई भी कीटनाशी दवा जैसे आपका मान लीजिए प्रोफेनोफास है या साइपरमेथ्रिन है, जो भी आपके पास है, 1 लीटर पानी में 2 ml हम जो है मिलाते हैं। यदि हमारा घोल 5 लीटर का है तो करीब आपको 10 ml दवा उसमें मिला लें। और क्या होता है कि जैसे मैं थोड़ा सा इल्ली का विस्तार से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आखिर इल्ली की संख्या इतना तेजी से बढ़ती क्यों है, इसका जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। इल्ली की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला आपका अंडा होता है, दूसरा आपका लार्वा होता है, तीसरा आपका कोशा होता है जिसको प्यूपा बोलते हैं, चौथा एडल्ट होता है जिसको हम प्रौढ़ कहते हैं। तो अभी आपको जो देखने को मिल रही है वो लार्वा अवस्था में होगी, और लार्वा के बाद में वो उसकी पूर्ण साइज हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसके बाद वो आपको दिखती नहीं है, वो नीचे ज़मीन में चली जाती है, वो कोसा अवस्था में बदल जाती है। कोसा की पहचान कैसे करेंगे हम? जैसे हम ज़मीन में मिट्टी को खोदेंगे तो लाल कलर का जो कैप्सूल बाजार में पहले मिलते थे, तो कैप्सूल जैसा लगेगा कि किसी ने पॉलीथीन उसमें चढ़ा दिया हो इल्ली पर। उसके फूटने के बाद आपकी तितली बनती है। तितली आपकी नर भी होगी, मादा भी होगी। तो एक इल्ली से एक तितली बनी। एक तितली आपके जीवन काल में 250 से 300 अंडे देती है जी। तो कितना तेजी से इसकी संख्या बढ़ती है आप जान सकते हैं। तो जैसे हमने रात में प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर का भी बाजार में उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि रात में जितने भी उड़ने वाले कीट हैं वो इस प्रकाश के अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उस के पास में आ जाते हैं, और नीचे हमारा जो घुला हुआ घोल है, दवा उसमें मिला होता है, तो
जितने भी कीड़े उड़ने वाले आएंगे वो नीचे हमारा जो पात्र रखा हुआ है जिसमें दवा घोला हुआ है वो नीचे उसमें पात्र में गिर जाएंगे तो वो नष्ट हो सकते हैं। तो देख मान लीजिए यदि आपने इस जो हम लाइट ट्रैप जिसको बोलते हैं, प्रकाश प्रपंच बोलते हैं, यदि इसके सहारे यदि हमने कीटक का जो है निदान कर लिया तो इसमें आपका पर्यावरण को भी नुकसान नहीं है, जमीन को भी नुकसान नहीं है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान नहीं है, क्योंकि हम कीटनाशक दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो सोलर ट्रैप का यानी सौर प्रपंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइट ट्रैप यानी प्रकाश प्रपंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको जब पंखी ही नष्ट हो जाएंगी तो उसका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, अंडे कहाँ से आएंगे। तो उसके माध्यम से हम उड़ने वाले कीटों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम मैकेनिकल बोलते हैं, यांत्रिक बोलते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद सब्जी से जुड़ी, कीटनाशक से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर चर्चा करेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आप सभी का बहुत स्वागत है। दूसरा, आपका यदि मान लीजिए आपको लग रहा है कि हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं और उसका प्रकोप तेज तीव्र गति से बढ़ गया जी, तो उसका विकल्प फिर आपका रासायनिक होता है। शुरुआत विकल्प रासायनिक नहीं होता है, हमें रासायनिक का इस्तेमाल आखिरी में करना चाहिए। तो इसलिए मैं आखिरी में बता रहा हूँ कि जैसे आपको मान लीजिए रासायनिक दवा का डालना है तो चाहे इल्ली किसी भी फसल में लगे, चाहे कोई भी सब्जी में लगे, चाहे किसी बगीचे वाली पौधों में लगे या फूल वाले में लगे, तो दवा हमारा एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दवा का नाम बता रहा हूँ, प्रोफेनोफास। प्रोफेनोफास में दो केमिकल मिले होते हैं, एक आपका प्रोफेनोफास, दूसरा साइपरमेथ्रिन। तो प्रोफेनोफास क्या करता है, जितने भी आपके कुतरने वाले हैं, पत्ती को काटने वाले कीड़े हैं उसको नष्ट करता है। साइपरमेथ्रिन आपका जो जितने भी रस चूसने वाले कीटे हैं उसको नष्ट करता है। तो प्रोफेक्स सुपर बाजार में के नाम में मिलती है और प्रोफेक्स सुपर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। इसमें दो केमिकल प्रोफेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, तो बेस्ट दवा है और ये सिस्टेमिक है। सिस्टेमिक का मतलब ये है कि पौधे के किसी भाग में ये दवा जाएगी तो पूरे पौधे के शरीर में फैल जाएगी। तो सिस्टेमिक है, दैहिक है। इस दवा का इस्तेमाल कैसे करना है, 1 एकड़ में हमको कम से कम 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करना है और एक जो हमारा स्प्रे पंप है उसमें हमको 30 ml दवा का घोल बनाना है। कितना? एक स्प्रे पंप यानी हमारा 15 लीटर का होता है, 1 लीटर में हम 2 ml दवा मिलाते हैं, तो 15 दूनी 30। एक स्प्रे पंप में हम 30 ml दवा का छिड़काव मिलाएंगे और फिर इसका छिड़काव करेंगे। 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करेंगे। तो इसके माध्यम से हम इल्ली का निदान टमाटर में कर सकते हैं या किसी अन्य फसल में कर सकते हैं। तो प्रमुख कीट इसका आपका टमाटर का इल्ली हो गया। दूसरा आपका एक थ्रिप्स लगता है जी। थ्रिप्स का हम कैसे पहचानेंगे, जैसे ही पत्तियां हमारे नीचे की ओर टर्न होने लगे या मुड़ने लगे तो समझ लीजिए उसमें थ्रिप्स का नुकसान, थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। यदि आपको वैसे पहचान करना है तो एक प्लेन पेपर लीजिए, प्लेन पेपर को आप टमाटर के पौधे के नीचे रख दिए और अब उस प्लांट्स को हिलाइए तो जितने भी थ्रिप्स होंगे उस पेपर में आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो थ्रिप्स का पहचान कैसे करेंगे, जब पत्ती हमारे नीचे की ओर मुड़ने लगे तो समझ लीजिए उसमें थ्रिप्स का नुकसान हुआ है। तो इसके निदान के लिए हमको क्या करना है, इमिडाक्लोप्रिड दवा है, बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। तो इस दवा का इस्तेमाल हमको कैसे करना है, एक टंकी में 8 से, टंकी मतलब स्प्रे पंप है, एक स्प्रे पंप में 8 से 10 ml दवा का घोल बनाना है और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करना है। तो दूसरा टमाटर का प्रमुख कीट थ्रिप्स हो गया। तीसरा लगता है आपका फल छेदक। आप देखते हैं टमाटर के फल में जो है सुरंग दिखाई देते हैं, जब उसको फाड़ करके देखते हैं तो उसमें एक सूड़ी मिलती है, इल्ली मिलती है जो अंदर पूरा गूदा खा जाती है और हमारा फल सड़ जाता है। तो इसके बचाव के लिए हमको क्या करना है, बाजार में एक प्रोक्लेम दवा आती है, बहुत अच्छी दवाई है प्रोक्लेम। ये हमको एक जो स्प्रे पंप है 8 से 10 ग्राम, ये एक्चुअली ये पाउडर के रूप में होती है, दाने के रूप में रहती है, ग्रेन्यूल्स, लिक्विड नहीं है। तो हमको प्रोक्लेम कितना मिलाना है, 8 से 10 ग्राम प्रति स्प्रे पंप है।
एक स्प्रे टंकी में, और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करना है। तो टमाटर में प्रमुख रूप से ये 3 कीट है। चौथा आपका लगता है लीफ माइनर। लीफ माइनर हम कैसे समझेंगे कि जैसे आप देखते हैं टमाटर की पत्तियों में नाग के आकार की संरचना आपको दिखाई देती है, जैसे लग रहा है कि कोई सर्प इसमें चल दिया हो, ऐसे धारी दिखाई देते हैं, उसको लीफ माइनर कहते हैं। तो इसके निदान के लिए भी हमको साइपरमेथ्रिन दवा का इस्तेमाल करना है, या जो मैंने प्रोफेनोफास बताया उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोफेनोफास में भी साइपरमेथ्रिन दवा ऑलरेडी मिला हुआ है। तो लीफ माइनर के लिए भी हम प्रोफेनोफास 30 ml का घोल बनाएंगे एक टंकी में, और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करेंगे। तो टमाटर में रूप से आपके इतने कीट लगते हैं। अब टमाटर में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, इसका भी जानकारी होना किसान भाइयों को बहुत ही जरूरी है। तो बीमारी का यदि हम बात करते हैं तो इसमें लगता है आपका अर्ली ब्लाइट, हिंदी में आपको अगेती अंगमारी कहते हैं। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे ही हमारा जो टमाटर का पौधा है 4 से 5 सप्ताह का होगा, उसमें भूरे कलर के या काले कलर के स्पॉट दिखाई देंगे, चकत्ते दिखाई देंगे। ये बैक्टीरियल डिसीज है, मतलब बैक्टीरिया के माध्यम से ये फैलती है। इसकी पहचान पत्तियों में आपके ब्लैक कलर के या भूरे कलर के चकत्ते दिखाई देंगे, और जब इसका बीमारी बृहद हो जाती है तो पूरे के पूरे पत्ती में जो आकार इसका बढ़ता जाता है इस धब्बों का, फिर आखिरी में ये पौधे हमारे सूखने लगते हैं। तो अर्ली ब्लाइट के लिए, अगेती अंगमारी के लिए हमको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है? इसके लिए आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 1 स्प्रे पंप में आपको 30 ग्राम दवा का घोल मिलाना है, और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव कर देना है। तो अर्ली ब्लाइट आपका हो गया टमाटर का प्रमुख बीमारी। दूसरा इसमें आपका लगता है कि लीफ कर्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पत्ती मोड़क बोलते हैं। पत्ती क्या होती है? टमाटर की सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के जो कारण है, 2 प्रकार से इसका टमाटर का पत्ती सिकुड़ती है। एक व्हाइट फ्लाई होता है जिसको सफेद मक्खी कहते हैं, दूसरा आपका एफिड होता है जिसको हम माहू कहते हैं। 2 वेक्टर है जिसके माध्यम से ये बीमारी लीफ कर्ल फैलती है, जिसको हिंदी में कोकड़ा बीमारी कहते हैं। तो इसका निदान के लिए हमको क्या करना है? इमिडाक्लोपिड दवा का हमको मार्केट से जो मिल जाए उससे लेना है, और 1 स्प्रे पंप में 8 से 10 ml दवा का घोल बनाना है, और 1 एकड़ में 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करना है। तो आप इस लीफ कर्ल यानी कोकड़ा बीमारी से बच सकते हैं। तीसरी बीमारी इसमें लगती है आपका येलो मोजेक। पत्तियों में क्या होता है कि धीरे धीरे शुरुआत में पीली पड़ती है, फिर पूरा का पौधा पीला पड़ करके सूख जाता है। तो येलो मोजेक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पीला मोजेक बीमारी कहते हैं। इसका जो बीमारी फैलाने के 2 वेक्टर हैं, एक आपका सफेद मक्खी है, एक माहू है। तो पीला मोजेक भी हमारे इसके माध्यम से माहू से या सफेद मक्खी से फैलता है। तो इसके लिए भी हमको इमिडाक्लोपिड दवा का इस्तेमाल करना है, और 1 टंकी में 8 से 10 ml दवा का घोल बनाएंगे, और 1 एकड़ में कम से कम 8 से 10 टन की दवा का छिड़काव करेंगे। तो टमाटर के प्रमुख कीट बता दिए हैं, प्रमुख रोग बता दिए हैं, उनका निदान बता दिए हैं। किसान भाइयों, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे। ब्रेक के बाद सब्जी से जुड़ी, कीटनाशक से जुड़ी कुछ और जानकारियों पर चर्चा करेंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद एक बार फिर किसान भाइयों आप सभी का बहुत स्वागत है। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम मिर्च का जी, क्योंकि मिर्च भी जो है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत से बड़े क्षेत्रफल में जो है लगाया जाता है, और इसमें काफ़ी कीट भी लगते हैं और रोग भी लगते हैं। तो प्रमुख कीट की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्रमुख कीट है आपका कैटरपिलर, इल्ली जिसको हम कहते हैं। यदि इल्ली आपको दिखाई दे, पत्ती कटी फटी दिखाई दे, समझ लीजिए इल्ली का प्रकोप हुआ है। तो इल्ली के निदान के लिए जो मैंने टमाटर के लिए बताया था, उसी दवा का हमको इस मिर्च में भी इस्तेमाल करना है। उस दवाई का नाम प्रोफेनोफास
जी। प्लस साइपरमेथ्रिन, दोनों केमिकल का कॉम्बिनेशन आता है और बाजार में प्रोफेक्स सुपर के नाम से मिलता है। यदि पत्ती कटी फटी दिखाई दी समझ लीजिए इल्ली है, और किसी फसल में इल्ली लगे इस दवा का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक जो टंकी में हमको कितना डालना है, 30 ml का घोल बनाना है और 1 एकड़ में 8 से 10 टंकी दवा का छिड़काव करना है। दूसरा बताइए डॉक्टर साहब, ग्रीष्मकाल चल रहा है, ऐसे में किसान भाई ये भी जानना चाहते हैं कि तेज धूप गर्म तापमान से सब्जियों को कैसे बचाया जा सकता है, किसान इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टेम्परेचर हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है और इस ग्रीष्मकालीन मौसम में प्रमुख रूप से आपका कद्दू, करेला, गिलकी, लौकी, तोरई, इसका हमारे खेत में अभी किसान भाइयों को देखने को मिल रही होगी। तो इसका जो आपने जिन किसान भाई ने लगा दिया अच्छी बात है, और जो किसान लगाने वाले हैं मान लीजिए बाई चांस नहीं लगा पाए हैं, तो उसका मैं विधि भी बता देता हूं कि किस तरीके से लगाना है। तो जो किसान भाई लगा चुके हैं अच्छी बात है, जो नहीं लगाए हैं तो इसको हम नाली विधि से लगाएं। नाली विधि से क्या होता है, इसका जो लाइन से लाइन की दूरी हम 10 से 12 फीट रखते हैं नाली का। मान ली एक नाली आपका इधर बन गया, दूसरी नाली, इस नाली से बीच में कम से कम 12 फीट का फासला रखेंगे और नाली करीब 1 से 1.5 फीट हम गहरा गड्ढा, मतलब एक नाली जैसे हम जब मकान बनाते हैं तो एक न्यू टाइप का बनाते हैं, इस टाइप की हम नाली बनाएंगे और पौधे से पौधे लगभग हम 1.5 फीट पे पौधे लगाएंगे और नाली से नाली की दूरी 10 से 12 फीट रखेंगे। इससे क्या फायदा होता है, देखिए एक तो हमारा अभी किसान भाई क्या करते हैं कि जब नाली के माध्यम से नहीं लगाते हैं और दूसरे तकनीक से लगाते हैं, कद्दू, करेला, गिलकी, लौकी, क्योंकि ये बेल वाली फसल है, इसको जगह भी चाहिए फैलने के लिए जी। तो और हमने यदि नाली विधि से नहीं लगाया तो क्या होगा कि पानी हम पूरा ओपन देते हैं, फ्लड देते हैं, जिसको बाढ़ कहते हैं, तो पूरा का पानी हमारा वेस्टेज होता है। दूसरा चीज, यदि हम खाद देते हैं तो खाद भी हम पूरे खेत में देते हैं, पौधा वहां पर हो या ना हो, तो हमारा खाद का वेस्टेज भी होता है। और नाली विधि से क्या होगा कि हम पानी नाली के माध्यम से देंगे तो पानी हमारा कम लगेगा और पानी पौधों को पूरा मिल जाएगा। दूसरा चीज, और जब हमारे जो बेल बड़ी हो जाएगी तो जो हमने 10 से 12 फीट का फासला रखा है वो बेल हमारी इस जमीन में फैलने का पूरा उसको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और सड़ने गलने से हमारे कद्दू, करेला, गिलकी, लौकी बच जाएंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि यदि हमने ऐसे ही लगा दिया और आपने बेल को इसे जमीन में डाल दिया, पानी लगातार जाते हैं कि जो भी मिट्टी के संपर्क में आपका पौधा रहेगा, पत्ती रहेगा, वो सड़ेगा। यदि हम नाली विधि से पौधे को लगाएंगे तो क्योंकि पानी हमारा नाली में है और दूसरी जगह पे तो पानी नहीं है, तो जो हमारा बेल यहाँ जमीन पे रहेगा वो हमारा सड़ने गलने से बच जाएगा, ज़्यादा खाद जो हमारा बेस्ट हो जाता है उससे बच जाएगा, ज़्यादा पानी हमारा देखिए ज़्यादा लग रहा था उससे बच जाएगा। और जो हमारा बीच का जो फासला है, जिन किसान भाइयों ने कद्दू, करेला, गिलकी, लौकी, तुरई जो लगा दिया है उसमें हम थोड़ा सा पुआल का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने प्रश्न किया है गर्मी में कैसे हम ज़्यादा टेम्परेचर से फसलों को बचा सकते हैं। तो नाली से नाली के बीच में जो हमने 10 से 12 फीट का फासला रखा, जहाँ पर हमारा कद्दू, करेला, गिलकी, लौकी का बेल फैलने जा रहा है और जहाँ पर उसमें फल भी आएंगे, तो उस जो खाली जगह में है, कोई भी आपके खेत में डंठल है, कोई भी पुआल है, कोई भी घास पात खरपतवार जो भी है, वो जमीन में तय में बिछा दें, ताकि टेम्परेचर जो है हमारे सीधे मिट्टी के संपर्क में पत्ती ना हो और ना हमारा फल हो। तो ऐसा करने से आपका हाई टेम्परेचर से भी हम पौधों को बचा सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को, चाहे वो सब्जियों में रोग प्रबंधन का आपने तमाम उपाय बताए, कीटनाशक प्रबंधन को लेकर आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी हैं, सिंचाई सही तरीके से कैसे की जाए, कैसे पानी का प्रबंधन होना चाहिए, ये भी आपने हमारे दर्शकों को बताया है। मिट्टी का परीक्षण सही तरीके से कैसे किया जाए ये भी आपने बताया। फसल चक्र का आपने जिक्र किया कि कैसे रोटेशनल व्यवस्था को आप अपनाकर फसल चक्र को सही तरीके से कर सकते हैं, सब्जियों का सही उत्पादन कर सकते हैं। अभी आपने एक प्रश्न किया मिट्टी परीक्षण, तो इसमें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिट्टी की जांच हमको कब करना चाहिए इस पर भी जानकारी होना अति आवश्यक है। बिल्कुल, आप हमारे किसान भाइयों को मैं जरूर बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे किसान भाई हमारे इस दूरदर्शन चैनल को देख रहे हैं, तो जरूर इसमें हम जो भी यहाँ बातें बताई जाए उस पर अमल में जरूर लाएं, इसमें आपको बेनिफिट्स फायदा जरूर होगा। तो देखिए मिट्टी की जांच मैं आपको थोड़ा सा इसमें संक्षिप्त बताना चाहता हूँ कि इस हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा उत्पादन
पंजाब हरियाणा ने लिया है। तो मिट्टी का सही परीक्षण के हाँ। जरिए आप फसल का अच्छे से उत्पादन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, सब्जियों में रोग के बारे में, कीटनाशक के बारे में, मिट्टी परीक्षण के बारे में। आपका बहुत धन्यवाद। चलिए किसान भाइयों, अब जानते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। किसानों से बिजली खरीदेगी सरकार, कीटनाशक का प्रयोग न करने की सलाह, पशुओं की वैकल्पिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती से किसान ने किया नवाचार और मसाला फसलों पर कार्यशाला। और चलिए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। देश में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही खेती की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने अगले 3 सालों में 30 लाख किसानों को सोलर पंप देने का लक्ष्य रखा है। इतना ही नहीं, सरकार इन किसानों से सोलर पंप से बनने वाली बिजली भी खरीदेगी, जिससे किसानों को डबल फायदा होगा। ये घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की उर्वर धरा में खेती किसानी लाभ का व्यवसाय है। हमने इसी दिशा में काम किया, नई कृषि विधियों को अपनाया, कई नवाचार किए। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश कृषि विकास के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है। हम खेती किसानी और किसान दोनों की समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों से अपील की है कि वे ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कम से कम करें, जिससे मानव शरीर पर इसका दुष्प्रभाव कम हो। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती से किसानों की आय में वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें कीटनाशक दवा का उपयोग अधिक किया जा रहा है। साथ ही फसल को जल्द पकाने के लिए खरपतवार नाशक दवा का उपयोग बढ़ रहा है, जिसके अंश मूंग की फसल में शेष रह जाते हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 14.39 लाख हेक्टेयर में तीसरी फसल के रूप में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल ली जा रही है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती नर्मदापुरम, जबलपुर एवं भोपाल संभाग में अधिक होती है। पशुओं में बढ़ते रोगों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा पारंपरिक इलाज की पद्धतियों जैसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथी को अपनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में भोपाल में पशुओं की वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने कहा है कि पशुओं की बीमारियों के समुचित इलाज के लिए वैकल्पिक पशु चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग भी आवश्यक है। वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के कारण मनुष्यों एवं पशुओं में जीवाणु रोधी दवाइयों के प्रति प्रतिरोधकता का बढ़ना महामारी का रूप ले रहा है, जो एक भयानक वैश्विक खतरा बनता जा रहा है। श्री पटेल ने कहा कि भारत में आदिकाल से पारंपरिक एवं वैकल्पिक पशु चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता था, जिसे पुनः पशुओं की चिकित्सा में बढ़ावा देने एवं जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों के 13 विषय विशेषज्ञ और 100 से अधिक विभागीय अधिकारी शामिल हुए। पिछले कुछ समय से सरकार द्वारा प्राकृतिक अथवा जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की प्रेरणा से बड़ी संख्या में किसान न सिर्फ इसे अपना रहे हैं, बल्कि इसमें नवाचार भी ला रहे हैं। रतलाम जिले के धामनोद के किसान चंद्रभानु चौधरी ने प्राकृतिक खेती कर अलग अलग तरह के फल सब्जी की कई वैरायटी उगाकर मिसाल बनाई है। उनके खेतों में अन्य फसलों के साथ साथ सेब, इलायची और काजू की पैदावार भी हो रही है, जो कि प्रदेश की जमीन और जलवायु के लिए दुर्लभ समझी जाती है। किसान चंद्रभानु के खेत में पीले, हरे समेत धारियों वाले तरबूज की 6 से ज्यादा वैरायटी हैं। इसी प्रकार उनके खेत में साधारण आलू की अलग अलग वैरायटी के साथ ही बैंगनी और गुलाबी आलू भी लगे हुए हैं। पीली, सफेद गोभी या फिर सब्जियों की अन्य कोई सी भी दुर्लभ वैरायटी हो, वो चौधरी जी के खेतों में मिल जाती है। उनके खेतों में ककोड़े समेत अन्य लुप्त होती फसलों की वैरायटी भी दिखाई देती है। केरल में होने वाले केलों की अलग अलग वैरायटी भी किसान चंद्रभानु की जमीन पर खूब फल फूल रही है। लगभग 6 साल पहले किसान द्वारा जैविक खेती को अपनाने के बाद से उनकी तकदीर और खेतों की तस्वीर बदल गई। किसान का कहना है कि कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर CR कांडवा का पूरा सहयोग और मार्गदर्शन उन्हें समय समय पर मिलता रहा है। पूरे क्षेत्र में किसान चंद्रभानु चौधरी की सब्जियों और फलों में मांग लगातार बढ़ रही है। नवाचार को अपनाने वाले श्री चौधरी अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन गए हैं। मसाला फसलों के लिए नीमच जिले की प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी अलग पहचान है। नीमच में जीरा, अदरक, हल्दी, धनिया, मेथी,
कलौंजी समेत कई मसालों की खेती बड़े रकबे में होती है। मसाला फसलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीमच कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के साथ मिलकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चली इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञों ने मसाला फसलों के विस्तार, आधुनिक तकनीक और फसलों में होने वाले रोग और उपचार के बारे में किसानों को बताया। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई के शर्मा ने कहा कि किसानों को परंपरागत खेती के साथ साथ मसाला फसलों की खेती भी करनी चाहिए, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने के साथ उन्हें नई नई आधुनिक खेती के बारे में भी पता चलता है। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर CP पचौरी ने बताया कि जिले की भूमि मसाला फसलों के लिए उपयुक्त है। किसानों का रुझान मसाला फसलों के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा समय समय पर किसानों को मार्गदर्शन देने और उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यशाला में बड़ी संख्या में अधिकारी और किसान उपस्थित रहे। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज के हमारे खास अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।